हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। पार्ट 1 में हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम जो है 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टिविटी: कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पर हमें अरेंज करना है मटेरियल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रजिस्टिविटी के टर्म्स में। तो यहाँ पर जो मटेरियल्स हमें गिवन है, कॉपर है, प्लेटिनम है, सिल्वर है एंड एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी में रिलेशन होता है, ये हमें याद होना चाहिए। जो सिग्मा है ये कहलाती है कंडक्टिविटी, एंड रो है ये कहलाती है रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर जिसकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक होगी उसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो सिल्वर है ये गुड कंडक्टर होता है, तो इसकी जो रजिस्टिविटी है ये सबसे कम होगी। तो सिल्वर की सबसे कम होगी, फिर इससे अधिक होगी कॉपर की, कॉपर के बाद आएगी एल्युमिनियम, फिर लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट होगी रजिस्टिविटी ये होगी प्लेटिनम की। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा ये होगा सी, फिर आ जाएगा ए, इसके बाद जो है डी आएगा और फिर आएगा बी। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डबल्ड बाय मेकिंग द नंबर ऑफ टर्न्स डबल, देन इट्स सेंसिटिविटी यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी। तो यहाँ पर जो करंट सेंसिटिविटी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, ये डबल हो जाती है जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए जाते हैं। तो इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन गिवन है, यहाँ पर डबल हो जाएगी, हाफ होगी, 1/4 टाइम्स होगी, या अनचेंज्ड रहेगी। तो यहाँ पर जो करंट सेंसिटिविटी होती है, इसका जो फार्मूला होता है एस आई इक्वल टू होता है एन बी ए अपॉन के। यहाँ पर एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए है यहाँ पर एरिया ऑफ कॉइल, के कहलाता है रेस्टोरिंग टॉर्क, कांस्टेंट। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन को अगर डबल कर देंगे तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है ये भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी। अब हमें जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है इसका फार्मूला होता है एस वी इक्वल टू एन बी ए अपॉन के आर। आर क्या है? रजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो जैसे ही हम जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे, यहाँ पर जो लेंथ है ये भी जो है डबल हो जाएगी। तो जो आर है ये एल पे डिपेंड करता है, तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2r हो जाएगा। और एन को हमें करना है 2n, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 2 एन बी ए डिवाइडेड बाई के
इंटू 2r, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस बी इक्वल टू मिल जाएगा हमें एन बी ए अपॉन के आर, यानी ये जो है चेंज नहीं होगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, रिमेन्स अनचेंज्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समेशन आई इक्वल टू 0 एट द जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है यानी समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 जंक्शन पर, तो ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम को, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है, यानी जो फर्स्ट लॉ होता है इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। चार्ज जो सेकेंड लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। सेकेंड लॉ इज ऑफ एनर्जी, इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर becomes 30% more than that of its resistance at 47 degree Celsius will be alpha equal to 2 into 10 to power minus 4 per Kelvin। तो यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर है ये फाइंड आउट करना है, इस पर जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ये 30% मोर देन यानी अधिक हो जाता है रेजिस्टेंस से, जो कि होता है 47 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हमें गिवन है, ये ऑप्शन गिवन है हमें यहाँ पर 1847 केल्विन, 1820 केल्विन, 1547 केल्विन एंड 1500 केल्विन। तो यहाँ पर गिवन है हमें T1 इक्वल टू 47 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R, T2 हमें फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस R2 हो जाता है R1 प्लस 30% ऑफ R1, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.3, तो ये मिल जाएगा R1 प्लस 0.3 R1, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 1.3 R1 1.3 R। वी नो डैट RT इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी, इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं, R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 डिवाइडेड बाई R0 1 प्लस अल्फा T1। तो यहाँ से R0 कैंसिल आउट हो जाता है, ये 1.3 R डिवाइडेड बाई R, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा T2, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 47, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1.3 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 1 प्लस, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.0094, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा T2 ये मिल जाएगा 1.0094, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 1.3 इंटू 1.0094 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो अब हमें मिल जाएगा ये 1.3122 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2, तो 1.31222 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा T2 मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 0.31222 इक्वल टू अल्फा T2, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 0.31222 डिवाइडेड बाई अल्फा,
तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 0.31222 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। तो T2 यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.13122 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 1561 अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे तो 1561 प्लस 273 इक्वल टू मिल जाएगा हमें ये 1834 केल्विन। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ए। अप्रोक्सीमेटली जो है इतनी वैल्यू हो जाएगी 1847। यहाँ पर हमें मिल रहा है ये 1834 मिल रहा है केल्विन, 1834 मिल रहा है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। The potential difference of 3 volt is applied across a conductor of resistance 1.5 ohm. The number of electrons flowing through it in 1 second would be equal to, चार्ज दे रखा है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें गिवन है 3 वोल्ट। ये अप्लाई होता है अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है ये हमें गिवन है 1.5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं 1 सेकेंड में कितने फ्लो होंगे। ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है 16 इंटू 10⁻19, 4.5 इंटू 10⁻19, 1.25 इंटू 10⁻19, 4.8 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पर हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पर 1.5 ओम। करंट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो ये मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 एम्पियर। ना जो I इक्वल टू होता है ये होता है Q अपॉन T। तो यहाँ पर जो T है ये है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा Q इक्वल टू IT। तो Q इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू 1, ये मिल जाएगा 2 कूलम। ओके, 2 कूलम चार्ज मिल गया। वी नो डैट जो Q होता है ये इक्वल टू होता है NE के। तो यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज है। N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन स्मॉल ई। N इक्वल टू हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमें मिल जाएगा 20। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर मिल जाएगा 4। इसको डिवाइड करेंगे 1.25 मिल जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 1.25 इंटू 10⁻19। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻19। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस of a wire if its length is doubled and the original cross sectional area is half will be। तो यहाँ पर हमें जो है डिफरेंस निकालना है रेजिस्टेंस पर। जब इसका जो है लेंथ क्या कर देते हैं वायर की, डबल कर देते हैं और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर गिवन है हमें ऑप्शन 3/4R, R/4, 4R एंड 3R। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा R। ये हो जाएगा R2 माइनस R1। R1 को मान लेते हैं R,
R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो है लेंथ को L को कर दिया 2L, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसको कर दिया A/2। तो यहाँ पर जो R2 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई A/2। तो ये हो जाएगा 4 रो L अपॉन A। तो ये हमें मिल जाएगा 4R। ओके, नाउ जो डेल्टा R हमें मिलेगा, ये मिल जाएगा 4R माइनस R। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3R। तो जो इंक्रीज रेजिस्टेंस मिलेगा, ये हमें मिलेगा 3R। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस से R1, R2, R3 एंड R4। द नल पॉइंट कंडीशन इज गिवन बाई। तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं ये हमें गिवन है R1, R2, R3 एंड R4। तो इसमें नल पॉइंट कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 प्लस R4, R1 माइनस R2 इक्वल टू R3 माइनस R4, R1 इंटू R2 इक्वल टू R3 इंटू R4। तो यहाँ पर जो नल पॉइंट कंडीशन होती है, यानी नल कंडीशन होती है, ये हमें मिलती है R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट है जो कि यूज्ड नहीं होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर है हमारा, ये जो है रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, और एमीटर है यहाँ पर, ये कनेक्ट होना चाहिए सीरीज में। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये वाला पहला सर्किट, इसमें जो है वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट है, तो ये भी सही होगा। इसमें हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट है, इसमें भी कर सकते हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट है। लेकिन इस वाले सर्किट में नहीं कर सकते हैं, बी में, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पियर है ये पैरेलल में कनेक्ट है और वोल्ट मीटर जो है सीरीज में कनेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। Cell having an EMF small e and internal resistance R is connected across a variable external resistance capital R. As resistance R is increased, the plot of the potential difference across R is given by। तो यहाँ पर एक सेल है जिसका EMF स्मॉल ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम रेजिस्टेंस आर को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ग्राफ होगा पोटेंशियल डिफरेंस और आर के बीच में क्या होगा। ये ऑप्शन हमें गिवन है। तो वी नो डैट, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो करंट होगा सर्किट के थ्रू, ये हमें मिलेगा ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, कैपिटल आर। अब हम यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैलकुलेट करेंगे। तो वी इक्वल टू मिल जाएगा ई आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ई 1 प्लस आर अपॉन आर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जैसे ही हम रेजिस्टेंस को जीरो करेंगे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें जीरो मिल जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को करेंगे इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स,
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें ईएमएफ के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास v इक्वल टू है e अपॉन 1 प्लस r अपॉन इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0, तो v इक्वल टू मिल जाएगा e डिवाइडेड बाई 1 और ये मिल जाएगा e। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ये मैच करेगा सी से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्राफ होता है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर, ये जो है एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करता है ईएमएफ की तरफ, तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। वी आई ग्राफ फॉर द प्लेटिनम वायर at temperature T1 and T2 is shown in the given figure. The temperature difference T1 and T2 is proportional to। तो यहाँ पर जो VI ग्राफ है प्लेटिनम वायर के लिए टेम्परेचर T1 और T2 पर ये फिगर में दिखाया गया नीचे। यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन टू थीटा के, कॉस टू थीटा के, टेन टू थीटा के या कॉट टू थीटा के। तो यहाँ पर जो स्लोप हमें मिलेगा ग्राफ में v अप वर्सेस i में स्लोप, तो T1 का मिलेगा हमें जैसे R1, T1 का मिलेगा हमें R1 यहाँ पर, ये हो जाएगा v डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू, ये होगा टेन थीटा, एंड जो स्लोप होगा R2 के लिए T2 टेम्परेचर पर ये हमें मिलेगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। यहाँ पर ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये मिल जाएगा हमें कॉट थीटा। ओके, नाउ जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाएगा R1 माइनस R2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T1 माइनस T2 के। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा के। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, T1 माइनस T2 प्रोपोर्शनल हो गया टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ से T1 माइनस T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। T1 माइनस T2 हमें मिल जाएगा यहाँ पर, इसको हम माइनस करके लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो T1 माइनस T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा -2, यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। तो T1 माइनस T2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा -2 कॉट 2 थीटा के। ओके, यहाँ पर हमें T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉट 2 थीटा के, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इन द सर्किट शोन बिलो द करंट इन 1 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पर जो सर्किट हमें गिवन है, इसमें हमें जो है 1 ओम रजिस्टर में करंट को फाइंड आउट करना है। तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें हमें करंट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पर 1.3 एम्पियर फ्रॉम पी टू क्यू, 0 एम्पियर, 0.13 एम्पियर फ्रॉम क्यू टू पी एंड 0.13 एम्पियर फ्रॉम पी टू क्यू। तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट लूप मान लेते हैं, तो करंट I1 फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और इसको मान लेते हैं लूप सेकेंड, तो इसमें भी करंट जो है इस डायरेक्शन में मान लेते हैं I2 फ्लो हो रही है। तो फॉर फर्स्ट लूप यूजिंग KVL, तो जो 1 ओम रेजिस्टेंस होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी फर्स्ट लूप के लिए ये होगी I1 माइनस I2। तो यहाँ पर हम जो है KVL का यूज करेंगे, 6 माइनस, ये हो जाएगा 1 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 3I1 इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा I1 माइनस I2 प्लस 3I1, 6 इक्वल टू मिल जाएगा ये 4I1 माइनस I2। क्वेश्चन मान लेंगे इसको 1। फॉर सेकेंड लूप यूजिंग KVL, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -9, और यहाँ पर मिलेगा प्लस का 3I2 प्लस, अब यहाँ पर ये हो जाएगी करंट 1 ओम रेजिस्टेंस में I2 माइनस I1, क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई है, और माइनस यानी प्लस आएगा यहाँ पर, ये मिल जाएगी 2I2 इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3I2 प्लस I2 माइनस I1 और प्लस 2I2 इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3, 4 और 2, 6। ये हमें मिल जाएगा 6I2 माइनस I1 इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। इक्वेशन बना है हमारे पास ये 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इक्वेशन 2 में जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इक्वेशन 2 इंटू 4 प्लस इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 24I2 माइनस 4I1 इक्वल टू 36। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मिल जाएगा हमें 23I2 इक्वल टू 42। तो I2 हमें मिल जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 23। ना जो I करंट है, I1 है, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। I2 हमें मिल गया यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाई 23। I1 निकालना है हमें यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर है 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। तो 4I1 इक्वल टू 6 प्लस I2, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6 प्लस I2 की वैल्यू है 42 डिवाइड बाई 23। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 हमें मिल जाएगा यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई 23। यहाँ पर जो I1 है ग्रेटर देन है I2 से,
तो यहाँ पर जो करंट मिलेगा 1 ओम रेजिस्टेंस में ये मिलेगा I1 माइनस I2। तो यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई 23 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 23, ये हमें मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 23, तो अप्रोक्सीमेटली 0.13 एम्पियर मिल जाएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी P से Q की तरफ, फ्रॉम P टू Q, क्योंकि I1 यहाँ पर ग्रेटर देन है I2 से, तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम P टू Q 0.31 एम्पियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द फिगर बिलो शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट मार्क्ड IA इज। तो यहाँ पर ये जो फिगर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो इसमें हमें जो है फाइंड आउट करना है करंट IA। ऑप्शन हमें गिवन है 1 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, 1.7 एम्पियर एंड 3.0 एम्पियर। तो यहाँ पर जो KCL होता है ये हमें पता होना चाहिए। यूजिंग KCL समेशन I इक्वल टू होता है 0 किसी भी नोड पर। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ से जो आने वाली करंट होंगी इक्वल टू जाने वाली करंट होंगी, यहाँ पर जितनी एंटर करेंगी उतनी ही यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर जो एंटर हो रही है करंट इधर से हो रही है IA प्लस 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएंगी ये 1.2 प्लस 0.5। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा IA प्लस 0.4 इक्वल टू 1.7, IA इक्वल टू मिल जाएगा 1.7 माइनस 0.4, तो ये हमें मिल जाएगा 1.3 एम्पियर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। फिगर शोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड VD of conduction electrons in a copper wire versus position for 3 sections then। तो यहाँ पर जो ग्राफ हमें गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में और पोजीशन के बीच में है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। स्टेटमेंट जो फर्स्ट हमें गिवन है ये रेडियस ऑफ थर्ड ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सेकंड ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फर्स्ट। बी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट। रेडियस ऑफ वायर इज सेम इन ऑल sections and conductivity is same in all sections। तो यहाँ पर ऑप्शन बताना है हमें कौन सा करेक्ट होगा, डी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली एंड बी एंड सी ओनली। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसमें जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में दैट विल बी इक्वल टू NEA VD। तो यहाँ पर जो करंट है ये जो है कांस्टेंट होगा, एन भी कांस्टेंट होंगे, ई भी कांस्टेंट होगा। तो जो VD है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जो VD है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर जो है देखा जाए VD फर्स्ट सबसे अधिक है, VD सेकंड उससे कम है, एंड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फर्स्ट की ये सबसे कम है, थर्ड की सबसे कम है। तो जो रेडियस है ये अपोजिट हो जाएगी, आर फर्स्ट ग्राफ की सबसे कम हो जाएगी, फिर इससे अधिक होगी सेकंड की, फिर सबसे अधिक हो जाएगी थर्ड की। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पर जो VD इक्वल टू होता है यानी जो रिलेशनशिप होता है VD और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है म्यू ई, म्यू होती है मोबिलिटी। तो यहाँ पर VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा फर्स्ट का,
इसके अकॉर्डिंग, फिर होगा सेकंड का, और फिर सबसे कम होगा थर्ड का। लेकिन यहाँ पर रिवर्स में दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा हमारा। रेडियस ऑफ द वायर इज सेम ऑल द सेक्शन, ये भी गलत होगा। जो कंडक्टिविटी होती है ये जो है सेम होगी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा।